Welcome. This is the Horror Club India. तो आज हम एक कहानी सुनाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो खेतपुर गांव की सूखी फटी हुई जमीन से निकली है और उससे भी कहीं ज्यादा वहां के सूखे दिलों से। ये कहानी है बदले की, अंधविश्वास की और एक ऐसी भयानक रात की जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, खेतपुर गांव में 3 महीने हो गए थे, बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। जमीन में ना ऐसी गहरी गहरी दरारें पड़ चुकी थीं और हवा में हर तरफ एक पीली धूल का गुबार छाया रहता था। और देखिए, जब उम्मीदें सूखने लगती है ना, तो अंधविश्वास अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर देता है। गांव में भी धीरे धीरे एक अजीब सा अनजाना सा डर फैल रहा था। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम मिलेंगे सावित्री से और देखेंगे कि कैसे बस एक रात की घटना ने पूरे गांव को एक भयानक त्रासदी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। गांव के एक छोर पर रहती थी सावित्री। लोग उसे बहुत प्यार और इज्जत से बुलाते थे, वैद्य माई। हर घर में उसका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। अरे किसी को मामूली बुखार हो या किसी औरत को बच्चा होने वाला हो, सावित्री ही थी जो जान बचाती थी। मतलब वो सिर्फ एक वैद्य नहीं थी, वो तो उस गांव की धड़कन थी। और फिर वो रात आई। रात का तीसरा पहर था। रूपा की दर्द भरी चीखें मिट्टी की दीवारों से टकरा रही थीं। सावित्री ने मदद की, एक बच्चे की पहली खिलकारी गूंजी और ठीक उसी पल रूपा की आखिरी सांस थम गई। बस एक पल की खामोशी और उसके बाद आरोपों का एक ऐसा तूफान उठा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। ये बात जरा गौर करने वाली है कि कैसे एक ही पल में गांव वालों की नजर में सावित्री की पूरी पहचान ही बदल गई। जो कल तक जीवन देने वाली वैद्यमयी थी, वह मौत का कारण मानी जाने वाली एक चुड़ैल बन चुकी थी। एक जान बचाने वाली अब जान लेने वाली कहलाने लगी। तभी मुखिया की दहाड़ गूंजी, तूने मेरी बहू को खा लिया डायन। सावित्री गिड़गिड़ाती रही, मैंने तो हमेशा जिंदगियां बख्शी हैं, लेकिन उसकी आवाज गुस्से और डर के शोर में कहीं दब कर रह गई। और जब मशाले लिए वो भीड़ उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ी ना, तो उसने एक आखिरी चेतावनी दी। एक ऐसी चेतावनी जिसने हवा में एक अजीब सी भयानक ठंडक घोल दी। अब अपमान और दुख बदले की आग में बदल चुके थे। गांव से निकाली गई सावित्री अब अंधेरी ताकतों का दरवाजा खटखटाने वाली थी। सावित्री सीधा उस वीरान जंगल में चली गई, जहां पुराना खंडर हो चुका कालिका मंदिर सांसें ले रहा था। उसका दिल अब पत्थर हो चुका था, जिसमें बस बदले की आग धधक रही थी। उसने मंदिर के नीचे की जमीन पर एक गड्ढा खोदना शुरू किया और जमीन पर पड़ी हर एक खरोंच के साथ उसका गुस्सा और भी गहरा होता जा रहा था। उसने क्या किया, मुखिया की पत्नी लता के पुराने दुपट्टे और कुछ बालों से एक पुतला तैयार किया। पर यह सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं था, नहीं, ये उसके जहरीले इरादों का प्रतीक था। फिर एक एक करके उसने वो पूरा अनुष्ठान किया जो मुखिया के परिवार पर एक गहरा, कभी ना टूटने वाला श्राप डालने वाला था। उस पुतले की छाती पर कोयले से उसने सिर्फ 3 शब्द लिखे, लेकिन इन 3 शब्दों में उसका सारा दर्द, सारा गुस्सा और बदला लेने की वो प्यास छिपी थी जो अब कभी नहीं बुझने वाली थी। और ये श्राप अब मिट्टी में दफन हो चुका था, अपने सही समय का इंतजार कर रहा था। तो अब देखते हैं कि वो श्राप कैसे धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करता है। और जाहिर है, इसका पहला निशाना बना मुखिया का परिवार। मुखिया के घर की हवा में जैसे मौत घुल गई थी। एक अजीब सी सड़ांध आती थी, पर पता ही नहीं चलता था कि कहां से। लहलहाते खेत रातों रात सड़ने लगे और जानवर कीड़े पड़कर मरने लगे। लता की खूबसूरती भी मुरझाने लगी थी। उसके काले घने बाल गुच्छों में झड़ रहे थे और उसकी त्वचा पर जहर जैसे नीले हरे निशान उभरने लगे थे। रातें अब बस चीखों से भर गई थीं। कहानी अब अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। डर से कांपता हुआ मुखिया अब इस खौफ के स्रोत को, इसकी जड़ को खोजने के लिए उसी पुराने मंदिर की ओर निकलता है। अपनी आंखों के सामने अपने घर को बिखरता देख मुखिया पूरी तरह टूट चुका था। उसने घबराकर गांव के पंडित हरिनाथ को बुलाया। पंडित ने घर की हालत देखी, कुछ मंत्र पढ़े और तुरंत समझ गया कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली काला जादू है। पंडित हरिनाथ ने एक बहुत गंभीर चेतावनी दी। उसने बताया कि किसी ने एक पुतला बनाकर उसे पुराने कालिका मंदिर के नीचे दफना दिया है और अगर पूर्णिमा की रात से पहले उसे निकाला नहीं गया
तो मौत को कोई नहीं टाल सकता। अब वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो चुकी थी। तो सवाल यही था कि जब मुखिया और उसके आदमी उस मंदिर की जमीन को खोद रहे थे तो उन्हें वहां क्या मिला? उस मिट्टी के नीचे आखिर कौन सा खौफनाक राज दफन था? और फिर फावड़ा एक सख्त चीज से टकराया। मिट्टी से जो चीज बाहर निकली उसे देखकर उन सब मर्दों की रूह कांप गई। एक छोटा सा मिट्टी का पुतला जिसके सिर पर लता के बाल चिपके हुए थे, गले में काले धागे से बंधा हुआ खून की बूंद जैसा एक लाल मोती, और हाँ, छाती पर लिखे वही 3 खौफनाक शब्द, तेरा सुख मेरी प्यास। तो अब कहानी के अंतिम हिस्से में हम देखेंगे कि इस बदले की आखिरी कीमत कितनी भयानक होती है। गुस्से और खौफ में पागल मुखिया ने उस पुतले को उठाया और जमीन पर दे मारा, लेकिन वो टूटा नहीं, बस उसका काला धागा चटक गया और वो लाल मोती अंधेरे में कहीं लुढ़क कर गायब हो गया। पंडित चीखा, अनर्थ हो गया, अब ये श्राप तुम्हारे खून में उतर चुका है। अगली सुबह पूरे गांव पर एक मनहूस खामोशी छाई हुई थी। फिर मुखिया के घर से एक दिल दहला देने वाली चीख उठी। लता की बेजान लाश बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी त्वचा पर पड़े वो नीले हरे निशान अब मौत के स्याह काले रंग में बदल चुके थे। और सबसे खौफनाक नजारा तो कुछ और ही था। लता के पास वही मिट्टी का पुतला पड़ा था, लेकिन अब उसकी गर्दन गायब थी। उस जगह बस एक गहरा जला हुआ दाग था, जैसे उसे किसी अनदेखी आग ने जलाकर राख कर दिया हो। श्राप पूरा हो चुका था। सावित्री का वो सवाल आज भी खेतपुर की हवाओं में गूंजता है, कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ है? इस पूरी कहानी में आखिर इंसाफ किसके साथ हुआ और नाइंसाफी किसके साथ हुई? शायद इसका जवाब वक्त के पास भी नहीं, पर यह कहानी एक आईना जरूर दिखाती है कि कैसे डर और अंधविश्वास का अंधेरा इंसानियत और न्याय दोनों को निगल सकता है।